నమస్తే వెల్కమ్ టు హ్యాష్ ట్యాగ్ యూ నేను మీ రాజేష్. డిసెంబర్ 7న రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం సందర్భంగా అప్పట్లో ఒక విజువల్, ఒక ఇమేజ్ పెద్ద ఎత్తున వైరల్గా మారింది. ఆ సందర్భంగా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో వీవీఐపీలతో పాటుగా రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, ఖర్గే వీళ్ళతో పాటుగా ఉన్నటువంటి మహిళ ఎవరు అని అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు అందరి దృష్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి మీడియా కళ్ళు దృష్టి అంతా కూడా ఈమె మీద పడింది. ఎవరు ఈ అందగత్త, తెలంగాణ రాజకీయాలకి ఈమెకున్నటువంటి సంబంధం ఏంటి, మరోవైపు వీవీఐపీలతో పాటుగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చినటువంటి ఆమె ఎవరు అని పెద్ద ఎత్తున కొంత చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో గతంలో ఉన్నటువంటి సుశీల్ కుమార్ షిండే కూతురుగా ఉన్నటువంటి ప్రణీతి షిండే, ఆమె గతంలో 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. మరోవైపు మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తూనే ప్రస్తుతం సోలాపూర్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా ఆమె ఎన్నికయ్యారు. ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో ఆమె స్పీచ్ ఇప్పుడు మరోసారి వైరల్గా మారింది. అంటే పార్లమెంట్లో ఇప్పటికే ఇండియా కూటమి బలం పెరిగింది. ఓవైపు మోదీ 63 స్థానాలు కోల్పోయి అబ్కి బార్ 400 కి పార్ నినాదంతో ముందుకెళ్ళినప్పటికి కూడా 63 సీట్లు కోల్పోయిన తర్వాత ఇవాళ ఇండియా తనదైనటువంటి సత్తా ఇవాళ పార్లమెంట్ హౌస్ వేదికగా లోక్సభలో చాటుతున్నటువంటి సందర్భంగా సో బలమైనటువంటి స్పీచ్ తోటి, తనదైనటువంటి వాగ్దాటి తోటి ఇవాళ లోక్సభలో ఆమె మాట్లాడినటువంటి తీరు ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఇవాళ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మరోవైపు ఇండియా కూటమిలో కూడా ఒక గట్టి నాయకురాలుగా తనదైనటువంటి ముద్ర వేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు ప్రణీతి షిండే. సో ప్రస్తుతం పార్లమెంట్లో మాట్లాడినటువంటి స్పీచ్ ఏదైతే వైరల్ అయిందో దాన్ని ఒకసారి మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాం. भारत के लोग जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इन 4 शब्दों में भारत की ताकत और महानता छुपी है। न कोई जात, न धर्म, न भाषा, न पहराव, सिर्फ हम भारत के लोग। इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरिमा बसी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इसी ताकत को धर्म की राजनीति से कमज़ोर बनाया गया है। आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय जीडीपी और इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, पर भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके मुट्ठी भर हमलावरों ने हमें कई बार लूटा, और न सिर्फ लूटा, हमें सैकड़ों साल गुलाम बनाए रखा। ऐसे क्यों हुआ? पहले मुगल, फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया। ये वो कर पाए क्योंकि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी, और वो थी सामाजिक एकता की। धन, दौलत, ताकत कुछ मुट्ठी भर राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी। 90% समाज प्रताड़ित था, और मैं ये कहूँगी कि जानबूझकर इन्हीं समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसके प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थी। पर इसी के साथ आज हम सामाजिक तौर पर जात, पात, धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है। पैसा और सत्ता कुछ चंद ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है, या मैं ये कहूँगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूझ के जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है, और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। बीजेपी पिछले 1 दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है, या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है, रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियाँ की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है।
सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वह आरक्षण भी इनके नजरों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम्न सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूं। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको जीएसटी के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपए देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का। 6,000 रुपए देते, 18,000 रुपए जीएसटी के माध्यम में से लेते हो। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और औजारों पे से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपए के का जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है। तो किसान योजना, किसान सम्मान योजना का इंटेंशन क्या है? या तो किसानों को फंसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम में से।